नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कहानी अच्छी है, बस विवाद इसे लेकर है कि कहानी सच्ची है या नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो कहानी जैसी है। अब कहां कोई चुनाव ऐसा गुजरता है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कोई घटना ना हो जाए और कोई अफवाह न फैल जाए। अमेरिका में ट्रंप ने चुनावों में धांधली के खूब आरोप लगाए, लेकिन वहां की व्यवस्था की साख ऐसी थी कि जनता और सुप्रीम कोर्ट को यकीन नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका में पोस्टल बैलेट बाइडेन के समर्थक की गाड़ी से या ट्रंप के समर्थक की गाड़ी से बरामद हो जाते, तब क्या होता। असम के करीमगंज में बीजेपी के विधायक की कार से ईवीएम मशीन बरामद होती है, बल्कि पूरी पोलिंग पार्टी। उस कार में पोलिंग पार्टी बैठी मिलती है। लोग उस कार को घेर लेते हैं। लोगों तक सूचना कहां से आती है पता नहीं। इतनी कहानी तो ठीक थी, लेकिन जब चुनाव आयोग का जवाब आता है तब कहानी कुछ और बन जाती है। करीमगंज में 1 अप्रैल की रात लोगों ने इस कार को घेर लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है और यह कार बीजेपी के विधायक और करीमगंज जिले की एक विधानसभा से बीजेपी के ही उम्मीदवार की है। भीड़ आक्रामक हो जाती है और इसका वीडियो 1 अप्रैल की रात 11 बजे तक वायरल होने लगता है। पत्रकार भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ भीड़ बढ़ने लगी और इस जगह हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। 3 लोग घायल हुए। लोगों को पता करते देर न लगी कि यह गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि रात का वक्त है। आयोग ने कहा है कि जिस कार में ईवीएम मशीन है उस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है। इस दौरान एसपी करीमगंज को चोट आई, लेकिन पोलिंग पार्टी को चोट आई या नहीं, चुनाव आयोग के जवाब में जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए करीमगंज के इस इलाके में अच्छा खासा तनाव तो हो ही गया था। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत साथ ही साथ जैसे ही मॉब वायलेंस वहाँ पे शुरू हुआ, उन्होंने रिस्पांस किया। वो एडिशनल फोर्स भेजा गया और पहले लाठी चार्ज किया गया था। इसके बाद लाठी चार्ज होने के बाद भी जब क्राउड वहाँ पे अनरूली हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा था, तब ब्लैंक फायरिंग भी करनी पड़ी पुलिस को उस क्राउड को तितर बितर करने के लिए, उस पे ऊपर काबू पाने के लिए। और इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने वहाँ पे जो पहले उस गाड़ी को सिक्योर किया, जो लोग उसमें थे उनको सिक्योर किया, ड्राइवर को भी बाहर निकाला। इसके बाद ईवीएम को भी वो सिक्योरली वो लेके चले गए, क्योंकि ये अच्छा रिस्पॉन्स बाद में रहा। मगर कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है, एक लैप्सेस हैं इलेक्शन कमीशन के जो पोलिंग ऑफिशियल हैं, उनके लैप्सेस हैं इसमें। कायदे से चुनाव आयोग को तभी जवाब देना चाहिए था कि क्या क्या हुआ, लेकिन जवाब आता है 2 अप्रैल की दोपहर 12:10 पर। उससे कई घंटे पहले घटना का वीडियो पूरे असम में वायरल हो जाता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ट्वीट करने लगते हैं। उसके बाद आयोग का जवाब आता है। इतनी देरी क्यों हुई? पत्रकार अतनु भुइयां 1 अप्रैल की रात 11:40 पर ही इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हैं, जिसे कई लोग रीट्वीट करते हैं और सुबह होते होते 10 लाख बार इसे देखा जा चुका होता है। उनके ही ट्वीट को बदरुद्दीन अजमल 7:18 पर रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ध्रुवीकरण फेल, वोट का खरीदना फेल, उम्मीदवारों का खरीदना फेल, जुमलाबाजी फेल, डबल सीएम फेल, सीएए पर दोहरापन फेल, पराजित बीजेपी की अब आखिरी कोशिश, ईवीएम मशीन ही चोरी कर लो, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा सुबह 8:34 पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट करते हैं कि मैंने कभी भी ईवीएम वाले डिबेट को गंभीरता से नहीं लिया, पर यह क्या हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही प्रियंका गांधी इस घटना पर ट्वीट करने लगती हैं। पहले प्रियंका ट्वीट करती हैं कि जब भी ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ी के पकड़े जाने के वीडियो आते हैं, वो या तो बीजेपी उम्मीदवार के होते हैं या उसके समर्थक के। वीडियो को अपवाद मानकर खारिज कर दिया जाता है और बीजेपी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर वायरल बनाने वाले पर ही आरोप लगाने लगती है। जब 12:10 पर आयोग का जवाब आया तो एएनआई की खबर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली।
मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें ईसी की निष्पक्षता को वणक्कम। राहुल गांधी ने 12:15 बजे ट्वीट किया, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब, #EVMs। गौरव गोगोई ने 12:18 पर ट्वीट किया कि भाजपा के पास असम जीतने का एक ही तरीका है, जो ईवीएम लूटना है। जैसे पहले बूथ कैप्चर किया जाता था, वैसे ही अब ईवीएम कैप्चर हो रहा है। सब कुछ ईसी की नाक के नीचे। लोकतंत्र के लिए यह एक अफसोस का दिन है। तेजस्वी यादव ने भी ईसी के जवाब के बाद ट्वीट किया कि ईसीआई यानी एक्सटिंक्ट क्रेडिबिलिटी कमीशन ऑफ इंडिया को खत्म करके बीजेपी को पूरी तरह से उसके कामकाज पर काबू कर लेना चाहिए, पीछे से काम नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव में ईसीआई ने ही अफसरशाही के साथ मिलकर भाजपा और जेडीयू के कहने पर चुनाव और नतीजों में रिगिंग की थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी सारी गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एक भी गाड़ी किसी और मीटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रही थी। ऐसा हाल हो गया था। मतलब कम से कम 2-2 हजार गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था। तो ये मैं कैसे विश्वास करूं कि एक अफसर जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसमें ईवीएम मशीन है, अब किसी भी रास्ते में एक गाड़ी को रोके चढ़ती है और वो बीजेपी के कैंडिडेट का है। ये बिल्कुल ही मैं स्टोरी को बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता है कि बैकअप के लिए गाड़ियां होती हैं और एक प्रोटोकॉल होता है कि गाड़ी खराब होने से या मशीन खराब होने से क्या प्रोटोकॉल होता है, वो लिखित में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। दिस स्टोरी इज टोटली अनबिलीवेबल। अब आते हैं चुनाव आयोग के फैक्ट रिपोर्ट पर, जो 12:10 पर मीडिया को जारी होती है। हमने चुनाव आयोग के जवाब का हिंदी में अनुवाद किया है, शब्दशः नहीं है लेकिन सभी बातें शामिल हैं। 1 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 के इंदिरा एमवी स्कूल की पोलिंग पार्टी का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सामना हो गया। इस पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान कर्मचारी थे। उनके साथ एक सिपाही और होमगार्ड भी था। यह पोलिंग पार्टी शाम 6 बजे मतदान संपन्न होने के बाद पुलिस की सुरक्षा में लौट रही थी। गाड़ी को पुलिस सेक्टर अफसर एबीएसआई लोहित गोहेन एस्कॉर्ट कर रहे थे। 1 अप्रैल को मौसम बहुत खराब था। शाम के वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी और इस कारण सड़कों पर कीचड़ हो गया था। चुनाव का दिन था। उस सिंगल हाईवे पर 1300 गाड़ियां चल रही थीं, क्योंकि सारी पोलिंग पार्टियां करीमगंज लौट रही थीं। खराब मौसम के कारण हाईवे पर काफी जाम लग गया। रात के 9 बजे जब पोलिंग पार्टी नीलम बाजार की तरफ पहुंच रही थी, तब उनकी गाड़ी खराब हो गई। ट्रैफिक जाम और मौसम खराब होने के कारण पोलिंग पार्टी पुलिस के एस्कॉर्ट से अलग हो गई। पोलिंग पार्टी ने सेक्टर अफसर अजय सूत्रधार को मोबाइल पर फोन किया और सूचना दी। जब तक सेक्टर अफसर दूसरी गाड़ी का इंतजाम करते, पोलिंग पार्टी ने खुद से गाड़ी का इंतजाम कर लिया ताकि मटेरियल रिसिप्ट सेंटर तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि उनके पास ईवीएम थी। 9:20 पर पोलिंग पार्टी ने पास से गुजर रही एक गाड़ी को हाथ दिया और उसमें सवार हो गई। उनके साथ ईवीएम मशीन और अन्य सामान थे। पोलिंग पार्टी ने मालूम नहीं किया कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, जिसका नंबर AS10B0022 है। उस गाड़ी में पोलिंग पार्टी करीमगंज की तरफ निकल गई और 10 बजे तक कानीशाइल पहुंच गई। जाम के कारण उनकी गाड़ी धीरे चलने लगी। 50 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, पत्थर चलाने लगे, गाली देने लगे और गाड़ी को रोक लिया। भीड़ के नेता से पूछने पर पता चला कि यह गाड़ी कृष्णेंदु पॉल की है, जो विधानसभा नंबर 2 पाथरकांडी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। भीड़ ने उन पर आरोप लगाया कि यह मशीन छेड़छाड़ के लिए ले जाई जा रही है। तब उन्हें लगा पोलिंग पार्टी को कि गड़बड़ हो गई और सेक्टर अफसर को अलर्ट किया। तब तक भीड़ और जमा हो गई। भीड़ ने उन्हें मशीन के साथ बंधक बना लिया। 10:20 तक सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी करीमगंज मौके पर पहुंच गए। इस बीच पता लगा लिया गया कि गाड़ी बीजेपी विधायक की पत्नी की है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि भीड़ पोलिंग पार्टी को खींच रही है और मारने की तैयारी कर रही है। गाड़ी के शीशे तोड़ चुकी है। एसपी करीमगंज को भी चोट आई है। भीड़ को हटाने के लिए गोली चलानी पड़ी और इस झगड़े में जो प्रथम पोलिंग अधिकारी थे लापता हो गए, लेकिन मशीन और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
जो 10:20 पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पाया गया है कि मशीन की सील ठीक है, कोई नुकसान नहीं, सारा कुछ स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। प्रथम मतदान कर्मचारी सुबह तक गायब रहे, वो पास की झाड़ियों में छिपे रहे, रात भर सर्च ऑपरेशन चला, इस कारण रिपोर्ट आने में कुछ घंटों की देरी हुई। इस मामले में पीठासीन अधिकारी को ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सील सही पाए गए हैं, इसके बाद भी तय हुआ है कि फिर से मतदान होगा। स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी गई है। रात भर मतदान अधिकारी झाड़ी में छिपा रहा, तब भी छिपा रहा जब भीड़ जा चुकी थी। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस पहुंची थी। क्या उसके पास फोन नहीं था? क्या उसके साथियों ने नहीं देखा कि वह कहां गया है? पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस और होमगार्ड का भी जवान था, वह भागकर दूर नहीं जाता है। प्रथम मतदान अधिकारी है, बल्कि पास की झाड़ी में रात भर छिपा रहता है। पुलिस रात भर तलाश करती रहती है। अब ऐसे ही जवाब पर सवाल उभर आते हैं। जो भी सवाल उभर कर आए हैं उसे क्रमवार पेश किया जा रहा है। यह वीडियो उस सड़क के एक हिस्से का है जिसकी बात हो रही है। नीलम बाजार दूर है, जहां सड़क पर कीचड़ होने की बात कही गई है। यह हिस्सा करीमगंज की तरफ का है, जिसके पहले कानीशाली में भीड़ कार को घेर लेती है। यह वीडियो आज दोपहर का है, पूरी सड़क का नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा भर देता है। बहरहाल जब तक यह वीडियो चलता है हमारे भी कुछ सवाल हैं। आयोग का कहना है कि सिंगल हाईवे पर करीब 1300 गाड़ियां थीं और काफी जाम था। आयोग ने लिखा है कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी को एबीएसआई लोहित गुहैन सशस्त्र एस्कॉर्ट कर रहे थे। क्या इस अधिकारी ने किसी को फोन किया कि पोलिंग पार्टी जाम में फंसी है, कार खराब हो गई है? आयोग की फैक्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी जाम था, तो आगे चल रही पुलिस की सुरक्षा कार पोलिंग पार्टी से कैसे अलग हो गई, या उससे पोलिंग पार्टी की कार कैसे अलग हो गई, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। सिंगल हाईवे पर जाम लगेगा तो हर गाड़ी एक दूसरे के पीछे पीछे ही चलेगी। पुलिस की सुरक्षा कार बिना जगह बनाए पोलिंग पार्टी की कार छोड़कर आगे नहीं जाएगी। फिर आगे चल रही सुरक्षा गाड़ी से पोलिंग पार्टी की गाड़ी कैसे अलग हो जाती है? क्या पुलिस की गाड़ी को पता ही नहीं चला कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई है? क्या पोलिंग पार्टी ने सबसे पहले आगे चल रही सुरक्षा गाड़ी को खबर नहीं दी? पोलिंग पार्टी के साथ चल रहे सुरक्षा दस्ते ने गाड़ी खराब होने पर क्या किया? इसका कोई विवरण आयोग के फैक्ट रिपोर्ट में नहीं है। आयोग कहता है कि पोलिंग पार्टी ने सेक्टर अफसर को सूचना दी, लेकिन आयोग यह नहीं कहता कि आगे चल रही पुलिस के अफसर एबीएसआई लोहित गुहैन को सूचना दी गई या नहीं, और गुहैन ने पुलिस महकमे को अलर्ट किया या नहीं। हिंदी में सोचिए, जिस गाड़ी की सुरक्षा की जवाबदेही पुलिस की गाड़ी की हो, तो क्या उसे पता ही नहीं चला कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी आगे खराब हो चुकी है या निकल चुकी है? सोचिए, मतदान का दिन है, राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, फिर भी शाम के वक्त अंधेरे में लौटती पोलिंग पार्टी की गाड़ी की सुरक्षा के लिए यही इंतजाम है कि वो जाम में फंसी रहे। संयोग देखिए कि पोलिंग पार्टी के पास से जो कार गुजर रही थी वो बीजेपी विधायक की पत्नी की थी। क्या उस कार के गुजरने के लिए कोई जाम नहीं था? आयोग ने कहा है कि पोलिंग पार्टी ने सेक्टर अफसर को सूचना दी, सेक्टर अफसर गाड़ी का इंतजाम करने लगे। ध्यान से सुनिए, आयोग के फैक्ट रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि सेक्टर अफसर ने उन्हें रुकने के लिए कहा या नहीं। आयोग ने यह नहीं लिखा है कि गाड़ी खराब होने पर सेक्टर अफसर ने पुलिस या प्रशासन को फोन किया या नहीं। आयोग की फैक्ट रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि जब पोलिंग पार्टी बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठी तो सेक्टर अफसर को उस गाड़ी का नंबर दिया गया या नहीं। आयोग की फैक्ट रिपोर्ट में यह लिखा है कि जब भीड़ ने उस कार को घेर लिया तब सेक्टर अफसर को सूचित किया गया। रात 9 बजे के आसपास सेक्टर अफसर को फोन किया जाता है। 9:20 पर बीजेपी की कार में पोलिंग पार्टी बैठ जाती है। 10 बजे भीड़ घेर लेती है। उसके बाद ख्याल आता है कि सेक्टर अफसर को जानकारी देनी है। कायदे से आयोग को इस सेक्टर अफसर को भी निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट रिपोर्ट में यही लिखा है कि जब भीड़ ने बीजेपी विधायक की गाड़ी घेर ली तब पोलिंग पार्टी ने सेक्टर अफसर को अलर्ट किया। फैक्ट रिपोर्ट में इस मोड़ पर भी उनकी गाड़ी को सुरक्षा दे रहे इंस्पेक्टर लोहित गुहैन का कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए, आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि पोलिंग पार्टी को पता ही नहीं चला कि गाड़ी किसकी है।
लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद क्या ड्राइवर ने भी नहीं कहा कि गाड़ी किसकी है? विधायक का ड्राइवर ईवीएम मशीन जानता होगा, क्या उसने ईवीएम मशीन देखकर भी कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं पूछा? बीजेपी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने एनडीटीवी से फोन पर कहा है कि उनकी कार में ड्राइवर के अलावा उनके भाई मौजूद थे, जिन्होंने मानवता के आधार पर पोलिंग पार्टी की मदद की। यह बात तो चुनाव आयोग की फैक्ट रिपोर्ट में नहीं है। फैक्ट रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि जब भीड़ ने घेर लिया तब पोलिंग पार्टी को पता चला कि गाड़ी किसकी है। हमारा एक गाड़ी पातारकांदी से आ रहे हैं, हमारा ड्राइवर और हमारा भाई भी गाड़ी में था। तो राताबाड़ी से राताबाड़ी का फोन हमको जो सुनाई दिया, जो हमको ये मिला, इस तो इंक्वायरी हुआ है, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी आ रहे, वो गाड़ी खराब हो गया करीबगंज से 10 किलोमीटर आगे। हाँ। तब हमारा वो गाड़ी को सिग्नल दिया, तब बारिश गिर रहा था, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो जो हेल्प करने के लिए तो उन लोगों को ये किया है। तो हमारा भाई और ड्राइवर ने तो बोला ठीक है, तो उन लोगों को खराब गाड़ी तो है, तो उन लोगों को यहाँ से उठा के करीमगंज ले आने के लिए प्रयास किया है। जब ये आने के बाद इधर में बहुत सारे लंबा एक मतलब ये जाम था, ट्रैफिक जाम। तो ट्रैफिक जाम में ये तो दूसरा आदमी लोग बोल रहे हैं एमएलए का गाड़ी में, ईवीएम एमएलए का गाड़ी में, लेकिन ये गाड़ी में हम था ही नहीं और हमारा ये नहीं। और ये जो ईवीएम और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब राताबाड़ी का था। उन्होंने सिर्फ आपकी गाड़ी को रोकी या सबसे मदद मांग रहे थे? आप कह रहे थे ट्रैफिक जाम थी, ये कैसे हुआ कि सिर्फ आपकी गाड़ी को रोकने से मदद मांगी थी उन्होंने? करीमगंज में आने के बाद तब तो वहां में नहीं था। करीमगंज में ट्रैफिक जाम में जब गाड़ी इधर खड़ा हुआ है, तब आदमी लोग इधर जाके बोल रहे हैं ये इधर ईवीएम मशीन लेके जा रहे हैं, ईवीएम मशीन लेके आ गया, ऐसा एक हल्ला मचा दिया। तब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वीडियो भी है, वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जो इन लोगों ने जो सही है वो बताया। चुनाव आयोग की फैक्ट रिपोर्ट आयोग के लिए पर्याप्त है, हो सकती है, लेकिन उससे कई कहानियां निकल आती हैं। फैक्ट रिपोर्ट के आखिर में एक बात अजीब लगी। लिखा है कि प्रथम मतदान अधिकारी की रात भर तलाशी के कारण फैक्ट रिपोर्ट में कुछ घंटे की देरी हुई। क्या तलाशी लेने वाली टीम को ही फैक्ट रिपोर्ट तैयार करनी थी? क्या पूरा चुनाव आयोग डेस्क छोड़कर तलाशी में गया था? तलाशी पूरी होने के पहले भी तो प्राथमिक रिपोर्ट दी जा सकती थी, मीडिया को, विपक्षी दलों को। ऐसा लग रहा है कि बेला और बहादुर की कॉमिक्स की कहानी चल रही है। जाहिर है विपक्ष के नेता आशंकित होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कई सवाल पूछे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? ये क्या मजबूरी हो गई चुनाव आयोग की? दूसरा सवाल, क्या हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन में, दीफू में एक लग्जरी कार से ईवीएम्स पाई गई? अगर हां तो क्यों जमुना मुख में एक और व्हीकल मिला जिसके अंदर ईवीएम्स थी, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल तो था, पर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं था। कलय गांव में एक बूथ से ईवीएम ही गायब हो गई। वोटर्स जाकर ढूंढ कर लाए कि भैया ये कहां लेकर जा रहे हो। भले ही चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया हो, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए शिवेंदु अधिकारी भी आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में 16 ईवीएम मशीनों की गिनती नहीं होने दी, जिससे आरामबाग संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ही लोकसभा चुनाव का संचालन करता है, तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि शिवेंदु अधिकारी का आरोप क्या सही है। क्या आयोग ने ऐसा कुछ कहा है? क्या असम में भी वहां की सरकार के दबाव में ऐसा कुछ हो सकता था? देखिए, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है, उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को, एसडीओ को प्रेशर करके।
आयोग की क्या व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री के कहने पर 16 ईवीएम की गिनती नहीं हुई? अगर बंगाल में यह बात सही है तो फिर बिहार में तेजस्वी यादव के आरोप क्यों नहीं सही हैं? जब पूरे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो बंगाल में कैसे हो सकती है? 29 नवंबर 2019 की स्क्रोल की यह खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का बयान है कि ईवीएम के साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय बीजेपी बंगाल में 3 उपचुनाव हार गई थी। आप गिनती के समय राहुल सिन्हा कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल की हेराफेरी से इनकार नहीं कर सकते। 21 मई 2019 की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद प्रियंका गांधी ने एग्जिट पोल के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ऑडियो मैसेज में कहा कि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बाहर पहरेदारी करते रहें। 10 फरवरी 2020 की एएनआई की खबर है, दिल्ली चुनावों के समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोल मार्केट के स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। पीटीआई की 20 मई 2019 की खबर के अनुसार डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि 23 मई के दिन जब गिनती हो तब काउंटिंग सेंटर के बाहर पहरा देते रहे। यह चुनाव आयोग की छवि हो गई है। कुल मिलाकर इस घटना से भी चुनाव आयोग की छवि को धक्का पहुंचा है। ईवीएम मशीन बनाम बैलेट पेपर से चुनाव की बहस चलती रहेगी, चलने दीजिए, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं उसकी निष्पक्षता असंदिग्ध होनी चाहिए। अब आते हैं कोरोना पर। इस महामारी को लेकर 2 ही जगह गंभीरता नजर आती है, एक मीटिंग में और दूसरा मीटिंग के बाद प्रेस की ब्रीफिंग में। बाकी आप सड़क पर जाएं, चुनावी रैलियों में जाएं, लोग बेपरवाह हो चुके हैं और उन्हें इसकी प्रेरणा मिल रही है चुनावी रैलियों से। पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए और 469 लोगों की मौत हुई। 2 महीने में 10 गुना केस बढ़ गए। कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि इसी दौरान करीब 7 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। फिर से तालाबंदी की आशंका लौटने लगी है। पिछली बार जब केंद्र सरकार ने तालाबंदी का फैसला किया तो किस आधार पर किया, किस तरह की रिपोर्ट उसके सामने थी, कोई नहीं जानता है। क्या आप जानते हैं कि तालाबंदी के फैसले से पहले किस किस एक्सपर्ट से राय ली गई, किसने मना किया, किसने हां कहा, किसने नफा नुकसान पर क्या कहा? लेकिन आप उसके नुकसान को ठीक से जानते हैं। आम जनता की जेब से फाइन के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए देश भर में वसूल लिए गए। वहीं नेताओं की सभाओं में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं। अब आप ये भी जानते हैं कि अचानक हुई तालाबंदी से कई लोग दुर्घटना और लू से मर गए, लाखों मजदूर सड़क पर आ गए, बिजनेस बर्बाद हो गए। अप्रैल से जून 2020 के बीच हुए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र में हर तीसरा बंदा बेरोजगार हो गया। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। उन जिलों में भी तालाबंदी हुई जहां कोरोना के फैलने की आशंका कम थी। अब जब हर जगह कोरोना है तो तालाबंदी के विकल्पों पर विचार हो रहा है। यही काम उस समय भी होना चाहिए था। इस बार भी तालाबंदी लौट रही है, कहीं पूरे जिले में तो कहीं शहर के खास समय के दौरान। महाराष्ट्र के पुणे में भी तालाबंदी जैसी स्थिति लौट आई है, जिसे आंशिक तालाबंदी बताया जा रहा है। पुणे में 7 दिनों के लिए बार, रेस्टोरेंट, होटल, सभी धार्मिक स्थल, पब्लिक बस सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सामाजिक और राजनीतिक प्रोग्राम बंद रहेंगे और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग जाएंगे। क्या यह तालाबंदी नहीं है? आज मुख्यमंत्री ठाकरे ने वहां उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई प्रकार के कड़े फैसले लिए गए। जो सबसे अहम बात मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 102 दिनों में कठोर नियमों को जारी किया जाएगा। लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन का इशारा दे रहा हूं। यानी अभी भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। आने वाले 102 दिनों में जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई सख्त नियम बनाए जाएंगे, उसको शेयर किया जाएगा, वो भी देखना अहम होगा। क्योंकि हमने देखा कि पुणे में किस तरह से 7 दिनों के लिए, भले हो मंदिर हो या धार्मिक स्थल हो, होटल्स हो, बार्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, मॉल्स हो, उसे बंद कर दिया गया है और भी कई सारे नियम बनाए गए हैं। तो राज्य के दूसरे जगहों के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये देखना अहम होगा। एक जो अहम बात उन्होंने की वो ये कहा कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो आने वाले 15 से 20 दिनों में अस्पताल में कोई जगह नहीं बचेगी। ये काफ़ी बड़ी बात है।
उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरह से एक साल में कितने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए गए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए, क्या कुछ हुआ एक साल में। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ रहे हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से फरवरी में मुंबई में 300, 350, 400 मामले आ रहे थे और अब 8,500 से ज़्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं। तो इस तुलना से उन्हें भी बताने की कोशिश की किस तरह से बेड्स पर इसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, बाकी जो कोविड वॉरियर्स हैं या जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर किस तरह से दबाव पड़ रहा है। इस बार कोरोना जिन राज्यों में तेजी से फैल रहा है, उनमें चोटी के 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सरकारी अस्पताल के शवगृह में शव रखने की जगह नहीं है। शव खुले में ही रखे जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दुर्ग में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है और 6,000 से ज्यादा को संक्रमण हुआ है। 500 बेड वाले इस सरकारी अस्पताल के शवगृह में 8 फ्रीजर हैं और 27 शव। डॉक्टरों का कहना है कि वो शवों को उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है। 10 पेशेंट करीब आते हैं भर्ती होने और हमारा डेथ का आंकड़ा जो है 4 करीब है, 4 से 5। मर्चुरी में बहुत संख्या में मुझे पता चला है कि डेड बॉडी रखी हुई है, जिसको शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। ये दुर्ग का शमशान घाट है, जहां मृतकों के परिवारजन पीपीई सूट पहनकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले साल के कोरोना के कहर का एहसास कराती हैं। हालात और बिगड़ने के डर से छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले मंगलवार तक के लिए दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन चिंता सिर्फ दुर्ग को लेकर हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्तों में केस 369% तक बढ़ गए हैं। ये दर देश के दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से बड़ी दस्तक दी है। देश में अब तक 81,380 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में इतने मरीज पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में मिले थे। प्रदेश के सरकारी अस्पताल के मरचूरी में जगह नहीं है। कई जिलों के मुक्तिधाम में बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के लिए लाशें रखी हुई हैं। समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं, किसी भी डरावनी तस्वीर देखने को मिलेगी। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर चलेंगे और एक पिता से मिलेंगे जो पिछले 8 महीने से जमीन खोद रहे हैं अपने बेटे की लाश के लिए। कश्मीर के शोपियां में एक पिता पिछले 8 महीनों से जमीन खोद कर अपने गुमशुदा बेटे की लाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मंजूर अहमद वगे के बेटे शाकिर मंजूर टेरिटोरियल आर्मी में राइफलमैन थे। पिछली 2 अगस्त से लापता हैं। पिता का कहना है कि शाकिर को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया, उनको टॉर्चर किया और उसके बाद उनकी लाश किसी अज्ञात जगह में दफना दी। तब से हर सुबह मंजूर अहमद कुदाल और फावड़े लेकर गड्ढे खोदने लगते हैं कि कहीं उनके बेटे की लाश मिल जाए। नजीर की ये रिपोर्ट देखिए। दुख और दर्द से भरी बेटे की तलाश। पिछले 8 महीनों से मंजूर अहमद वगै रोज जमीन खोदते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। आज फिर वहीं पहुंचे जहां टेरिटोरियल आर्मी के शाकिर मंजूर के खून लगे कपड़े मिले थे। कहा जाता है कि पिछले साल 2 अगस्त को आतंकवादियों ने शाकिर मंजूर का अपहरण करके उसे मार डाला। वगै का कहना है कि उनकी भतीजी ने बताया कि उसके सपने में कल शाकिर आया। उसने बताया कि उसका शव वहीं पर है जहां उसके कपड़े मिले थे, लेकिन घंटों की खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला। हर दिन 8 दिन 10 दिन के बाद हमारा परिवार कोई न कोई सपनों में ख्वाबों में आते हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहर के नीचे हूँ, मुझे ठंड लग रहा है। हर किसी रिश्तेदार को जाते हैं, मुझे खाना दे दो, हमें भूख लगी है। जब भी मैं सुनता हूँ मेरे आंखों में आंसू आता है। मैं रात में निकलता है उसको ढूंढने के लिए, ये कहाँ पर है क्या नहीं है। आज तक मैंने 8 महीने से उसका आखिरी रसूमात मुझे करना था। शोपियां के एक सेब बागान से दूसरे सेब बागान में वगै घूमते रहते हैं। बेटे से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है या अफवाह सुनते ही वो उस जगह को खोद देते हैं। गांव के लोग भी उनका साथ देते हैं।
ताकि शव मिलने पर उसे सम्मान से दफनाया जा सके। 56 साल के किसान वगई का कहना है कि वो अपने बेटे के हत्यारों को पहचानते हैं। उनका कहना है कि कुछ आतंकवादी यातनाएं देकर उससे एक बयान दिलवाना चाहते थे, जिसे उनके बेटे ने मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिन आतंकवादियों पर हत्या का आरोप है वो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि इसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए, और जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर में मारा गया, और उसके कुछ ऑब्जर्वर से हम लोग बात किए, इंट्रोगेट किए थे। अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ दफनाया। फिर भी हम लोग अपने जो रिकॉर्ड से उससे बात कर रहे हैं, अगर उस तंजीम से आउटफिट से रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, कहीं से उसका सुराग मिल जाए। वगई इस बात से नाराज हैं कि 8 महीने बाद भी उनके बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी कागजों में वो शव मिलने तक लापता रहेंगे, मृत नहीं। इसलिए उनके परिवार को कोई मुआवजा या वेतन भी नहीं मिल सकता है। मैं गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूं कि मेरे बेटे कश्मीरी होकर उसको शहीद करार क्यों नहीं देते। मैं कहीं भी जाता हूं बोलते हैं वो मिसिंग है। ये सबको पता है वो मिसिंग नहीं है, उसको मार दिया गया है। शाकिर जिस वक्त लापता हुआ उस वक्त वो अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए आया था। सैनिक शिविर में लौटते वक्त संदिग्ध आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को अगले दिन उसकी जली हुई कार मिली। कुछ दिन बाद सेब के एक बागान में उसके खून लगे कपड़े मिले। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें आतंकवादियों ने इस घटना का जिम्मा लिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि वो शाकिर का शव उसके परिवार को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि सरकार भी स्थानीय आतंकवादियों के शव उनके परिवार को नहीं सौंपती है। कश्मीर में लापता अफराद की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। पिछले 30 साल के दौरान 8000 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं और उनके परिवारों का सिर्फ एक सवाल है कि उन्हें ये बताया जाए कि क्या वो जिंदा है या मुर्दा। अगर मुर्दा तो उनको उनकी कब्रें दिखाई जाए। लेकिन यह पहला वाक़ा है जब एक सर्विंग फौजी को इस तरह अगवा किया गया, फिर उसको लापता किया गया है। और पिछले 8 महीनों के दौरान वगे परिवार ज़मीन खोद खोद कर अपने बेटे की लाश को तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।